हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की बात तो करते हैं, लेकिन क्या आप लोग उसके बेसिक्स टीनेट्स भी जानते हैं। तो आज बात करेंगे एक ऐसे ही टॉपिक पे जो एकदम बेसिक है, जिसके बिना कोई भी फाइनेंशियल फ्रीडम का प्लान, कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट ही नहीं हो सकती, और वो है टर्म इंश्योरेंस। अब मैं इस बात पे विचार नहीं कर रहा हूँ या ना ये बता रहा हूँ कि टर्म इंश्योरेंस क्यों जरूरी है। उसके लिए 1000 वीडियो पड़े हुए हैं, आप किसी पे भी जाकर देख लीजिए क्यों जरूरी है वगैरह वगैरह चीजें। मैं ऐसी आज को अब बात बताने वाला हूँ कि आपको किसी ने बताया नहीं होगी, एक नया पर्सपेक्टिव कि इसको देखना कैसे है। चलिए, सबसे पहला पॉइंट, टर्म इंश्योरेंस लेना किसको चाहिए। देखिए, आपकी अर्निंग से इसका कोई लेना देना सच नहीं है। पहले मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आपकी सैलरी 25,000 है या 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया पर मंथ है, डजंट मैटर। ये इस बात को बिल्कुल डिसाइड नहीं करता कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इधर वे आपको नहीं पता चलेगा। इसका कैसे पता चलता है कि आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। यदि आपके ऊपर लायबिलिटी है और आप इकलौते या ऐसे मेंबर, अगर इकलौते ना भी हो तो ऐसे आप मेंबर हैं जो उस लायबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं उसको पे ऑफ करने में, और आपके जाने से और कोई सोर्स नहीं है उस इनकम का कि जो उसको पे ऑफ कर सके, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। इसका क्या मतलब है, अब इसको उदाहरण समझते हैं। एक कोई पर्सन है, उसकी 1 लाख रुपया पर मंथ की सैलरी है, 25 साल का लड़का है, उसको टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना है अगर उसके पास कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है तो। क्योंकि जब उसको लायबिलिटी नहीं है तो देयर इज नो नीड फॉर एनीथिंग टू बी इंश्योर्ड, तो उसको नहीं लेना है। इसके अलावा ऐसा पर्सन के ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटी है लेकिन उसके पास अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम्स हैं, पैसिव सोर्सेज बना रखे हैं, उसके जाने से भी वो इनकम सोर्सेज जो है स्ट्रीम है रुकेगी नहीं, लायबिलिटी पे ऑफ होती रहेगी, तो भी उसको कोई खास जरूरत नहीं है लेने की। अब इसमें नुआंस है जो लोग नहीं बताते हैं, और एक बहुत ही यक्ष प्रश्न टाइप का क्वेश्चन आता है कि क्या हाउसवाइफ को लेना चाहिए। अब देखिए, इसका आंसर बहुत यस एंड नो है। नेट पे अगर आप जाएंगे, वीडियोस देखेंगे, वो सीधे सीधे बोल देते हैं नहीं नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अर्निंग नहीं है तो उनकी कोई मतलब वो पे ऑफ नहीं करती हैं तो कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन इसमें एक ट्रिक है। देखिए, अगर कोई हाउसवाइफ है और उसके छोटा बच्चा है, और समझिए कि वो हाउसवाइफ वहां नहीं है, अब तो उस छोटे बच्चे की केयर कैसे होगी। आप कोई ना कोई अल्टरनेट सोर्स रखेंगे, हाउस हेल्प रखेंगे, कोई नैनी रखेंगे कुछ, या डे केयर में छोड़ेंगे, कुछ करेंगे। अब वो मोनेटाइज होगा कि नहीं वो सारी चीजें। जब उसकी कॉस्ट मोनेटाइज हो गई, इसका मतलब है कि अब आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई, तो उस कॉस्ट के हिसाब से आपको फिर रखना है टर्म इंश्योरेंस का प्लान अपने जो भी हाउसवाइफ है। तो ये आपको कोई बता नहीं रहा है, ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपको नुआंस है, जो आपको समझना चाहिए। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और लगभग हर आदमी गलती कर रहा है, वो है इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देना। देखिए, आप इसको समझिए कि इंश्योरेंस दूसरी चीज होती है, इन्वेस्टमेंट दूसरी चीज होती है, दोनों का पर्पज ही अलग है, दोनों प्रोडक्ट डिजाइन ही अलग तरीके से किए गए हैं, बिल्कुल ही अलग गोल है। जो इसको खिचड़ी बना रहे हैं वो आपको बेसिकली आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आप इस स्टेटस पे हैं, आप कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि ओवर द टाइम फ्यूचर में आपका स्टेटस बढ़ के यहां हो जाए, आपका पैसा ग्रो होता है इन्वेस्टमेंट में। ये बात नोट करने वाली है। इंश्योरेंस का पर्पज ही नहीं है, वो उसका पैसा ग्रो करने से उसका लेना देना नहीं है। वो ये कह रहा है, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि वो इंश्योर, नाम में इंश्योरेंस है कि भाई आप इस स्टेटस पे हैं, आपके ऊपर जो लायबिलिटी है उस लायबिलिटी की वजह से आप नीचे ना जाइए, आप वहीं रहिए, आपको वो लायबिलिटी कवर हो जाए, वो ऊपर नहीं ले जाएगा। उसका ना इंश्योरेंस का ये काम है, ना इसके लिए डिजाइन किया गया है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझते हैं। जिन पॉलिसीज में इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों कंपोनेंट होते हैं, वो एक ट्रैप है, उससे बचिए। आप प्लेन इंश्योरेंस लीजिए, प्लेन इन्वेस्टमेंट अलग से कीजिए, बिल्कुल सेपरेट रखिए। जब आप इसको मिलाएंगे, इंडोमेंट पॉलिसीज होती हैं, दुनिया भर के और प्लान्स होते हैं, वहां ये गड़बड़ है। ये जो इसके अलावा जो रिटर्न ऑफ पेमेंट है या ओवर द टाइम में आपको कुछ एक मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, ये सारी चीजें उसी का बेसिकली जमा जोड़ यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस मिला देना है। घिचर पिचर कर दिया, पूरा खिचड़ी बना दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इंश्योरेंस का मतलब है आप पे ऑफ कर रहे हैं अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। उससे आप एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपको रिटर्न वापस मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा। ठीक है, वो पैसा आपने सिक्योरिटी के लिए रखा है। वो एक समझिए को वंस दैट मनी इज गॉन, इट इज गॉन। और आपको तो अच्छा ही है कि आप यू आर अलाइव एंड यू आर किकिंग, बेसिकली आप कमा रहे हैं अच्छा भला, आपको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं पड़ रही। सबसे अच्छा इंश्योरेंस यही है। एक तो ये समझिए। अब आते हैं इसमें दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है राइडर्स। देखिए, आपको 72 किस्म का राइडर बता दिया जाएगा, ये ले लो वो ले लो। ओवर डू जिसको करते हैं, ओवरलोडिंग ऑफ राइडर इज ऑलवेज बैड। एक तो इससे आपका प्रीमियम अननेसेसरी बढ़ता है और मोस्ट ऑफ द राइडर आर बेसिकली यूजलेस।
मैंने जितना सोचा है, मुझे 2 या 3 ही राइडर ऐसे हैं जो काम के लगे हैं और आपको सिर्फ वही लेना चाहिए। एक आप क्रिटिकल इलनेस का ले लीजिए, कहीं गंभीर बीमारी होती है तो आपको लमसम पैसा वगैरह चाहिए होते हैं, वो आप राइडर ले सकते हैं। एक्सीडेंटल बेनिफिट जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंटल बेनिफिट आपके उस चीज को कवर करता है जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो है कि एडिशनल कॉस्ट जो कि हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से भी आ सकती है। और तीसरा वेवर ऑफ प्रीमियम, यानी अगर कोई पर्सन नहीं है या नहीं रहता है तो उस बचे हुए प्रीमियम का क्या होगा। आपने पॉलिसी नहीं मान लीजिए एक्स ईयर्स की और उससे पहले ही कुछ दुर्घटना हो जाती है, तो बचे हुए ईयर का प्रीमियम कौन पे करेगा, तो वो वेवर ऑफ प्रीमियम। ये 3 राइडर ही हैं, इसके अलावा बाकी कोई राइडर लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, कोई बिल्कुल फालतू बकवास है। एक इंपॉर्टेंट चीज भाई, आप इंश्योरेंस लेते हैं, आपने सब कर लिया, सब हो गया, भैया जो नॉमिनी है या घर वाले हैं या जो भी बेनिफिशियरी उनको बता दीजिए। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा है भाई, इंश्योरेंस रेगुलेटर्स का डेटा है कि हजारों हजार करोड़, दसियों हजार करोड़ रुपया अनक्लेम मनी पड़ी हुई है। पता ही नहीं है किसी को कि घर वालों को कि भैया फलाने आदमी ने इंश्योरेंस ले रखा था, वो पैसे क्लेम करने हैं, कुछ पता नहीं, पड़ा हुआ है पैसा, मतलब कोई फायदा नहीं, तो फिर लिया क्यों था भाई, बता दीजिए। और एक उसकी आपको जब भी इंश्योरेंस की कॉपी मिले तो उसको डिजिटली आप कहीं ना कहीं जरूर स्टोर करके रखिए, ताकि वो इजीली मिल जाए आपको। उसमें आपको हार्ड कॉपी है वो खराब हो सकती है, वेरिएंट टीयर होता है, सब कुछ होता है, वो सब ना हो, तो डिजिटल कॉपी जरूर रखनी चाहिए। आपको लगता है कि बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन लोग नहीं करते हैं, इसलिए बताना पड़ रहा है फोर्सफुली कि भाई करो। चलिए अब बात करते हैं एक बहुत ही इजी, लेकिन जो लोग भूल जाते हैं उस टॉपिक पे, कि आपको इंश्योरेंस कौन सा लेना है। आपको प्लेन वनीला यानी इंश्योरेंस, यानी कि कोई रिटर्न नहीं चाहिए, कोई भैया मैच्योरिटी बेनिफिट ना हो, सिंपल इंश्योरेंस हो, सिंपल एंड प्लेन इंश्योरेंस कि भाई मैंने इतने रुपए आपको दिए हैं, इतने साल तक के लिए दिए हैं, उस साल पे हम आएंगे बाद में कितने साल के लिए, लेकिन इतने साल तक के लिए दिए हैं, और अगर मुझे कुछ होता है तो इतने रुपए जो पहले से ही कॉन्ट्रेक्चुअल है वो उतने नॉमिनी को मिल जाएंगे। सिंपल, कोई रिटर्न फिटर्न कुछ नहीं, ये सिंपल इंश्योरेंस है। बाकी कोई ये मैच्योरिटी बेनिफिट मिल जाए, वो रिटर्न प्रीमियम, सब क्योंकि वो आपको प्रीमियम इन्फ्लेट करके लेते हैं, सब बेसिकली आपका ओवरऑल आपका बेसिकली आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। आप ये समझिए, मैं फाइनेंशियल कैलकुलेशन में जा नहीं रहा हूं, उसके वीडियोस पड़े हुए ऑलरेडी नेट पे, लेकिन ये बेवकूफ बनाने का तरीका है। अब एक नुआंस पॉइंट जो आपको कोई नहीं बता रहा, और ये बोनस आप समझ लीजिए जो सिर्फ मेरे वीडियो पे मिलेगा, कि इंश्योरेंस लेना कब चाहिए। देखिए अगर आप वीडियो देखते हैं, इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो जो जनरल एडवाइस जो आती है वो आती है कि जल्दी जल्दी ले लो। लॉजिक उनका सिंपल है, वो गलत लॉजिक नहीं है कि भाई टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम फिक्स होता है, यानी आपने जो प्रीमियम आज सेट हो गया वो आपके अंत तक चलेगा, इन्फ्लेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, वही प्रीमियम रहेगा अंत तक। तो आप जल्दी ले लेंगे तो आपको कम प्रीमियम पे मिल जाएगा। भाई अगर 25 साल का लड़का है, ऑब्वियसली वो यंग है, उसको अभी उतनी बीमारियां नहीं हुई हैं, वो फिट एंड फाइन है, तो उसके ऑब्वियसली उसके हेल्थ कंडीशन पे उसको प्रीमियम सस्ता मिलेगा। ठीक है, अगर 50 साल की उम्र वाला कोई लेता है तो उसको ऑब्वियसली उसका रिस्क बढ़ जाता है, तो कंपनी भी उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर देती है, तो जल्दी लीजिए। लेकिन इसमें एक ट्रिक है कि 25 साल वाला आदमी सर कमा भी तो कम ही रहा है, अभी तो शुरुआत किया होगा कैरियर की, ज्यादा कुछ किया नहीं होगा, तो उसकी अर्निंग कैपेसिटी ही कम है, राइट। तो उसको प्रीमियम या उसको जो भी मिलेगा कॉर्पस, जो भी सम इंश्योर्ड मिलेगा वो कम मिलेगा। 50 साल को तो बहुत मिल जाएगा। अब इसका क्या निदान है भाई, क्योंकि अगर वो आज ले लिया तो कल को हो सकता है कि उसकी लायबिलिटीज बढ़ जाए, तो उसको ज्यादा सम इंश्योर्ड चाहिए, ज्यादा इसको मनी चाहिए जो कि वो इंश्योर कर सके। अब इसमें एक ट्रिक है, इसमें क्वेश्चन ये है कि कैसे लेना चाहिए, क्या उसी वेंडर से लेना चाहिए या अलग वेंडर से लेना चाहिए। देखिए टिपिकली कैसे कैसे करना चाहिए, तो मुझे जो समझ में आता है, मेरी जो फीलिंग है इसमें कि देखिए आदमी को जल्दी तो लेना चाहिए, और उसकी सैलरी कम है तो उसको ऑब्वियसली सम इंश्योर्ड कम मिलेगा। मान लीजिए 25 साल पे उसको 10 लाख का उसने सम इंश्योर्ड लिया, अब वो बच्चा पहुंचा 35 साल तक, उसकी सैलरी भी अब डबल हो चुकी है, एटलीस्ट डबल तो हो जाती है जो मार्केट रेट चलता है, ज्यादा भी हो सकती है। 35 साल पे उसको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ यह है कि अब सेम पॉलिसी में ही आपको फिर से री राइटिंग करवा लेनी है, नया प्लान ऑलटुगेदर एक नया प्लान लेना है। नया प्लान लीजिए, कारण यह है कि और दूसरी कंपनी से लीजिए। अब आपके पास 2 प्लान हो गए, तो पहली बात आपने अपना रिस्क डाइवर्सिफाई कर लिया। आपको कई बार होता है डिस्प्यूट हो जाता है, तो दोनों कंपनी के साथ डिस्प्यूट होगा, इसके चांसेस बहुत कम है कंपेयर टू कि एक कंपनी से होगा, अगर उससे होगा तो आपका सारा पैसा वही इंश्योर्ड है, तो आप तो फंस गए। तो इसलिए बेहतर है कि अलग अलग ले। फिर 45 साल या 50 साल पे उसको एक तीसरा जो कि बिल्कुल लास्ट एंड फाइनल होना चाहिए, तो उसके पास मल्टीपल सम इंश्योर्ड हो। इससे आपका जो नेट सम इंश्योर्ड है वो भी बढ़ जाता है, आपको प्रीमियम
25 से 35 तक मेरे एग्जाम्पल में जैसे कमी देना है, फिर 35 से आपको बढ़ेगा क्योंकि आपने एक नया प्लान लिया, फिर 50 से अगला प्लान लिया तो फिर बढ़ेगा। तो आपका प्रीमियम भी आपने सही से एडजस्ट किया और वो सारी चीजें आप बेहतर मैनेज कर सकेंगे। ये कोई नहीं बताएगा, ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपको समझनी चाहिए। कौन से लेना चाहिए, कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ता। मेरा एक हेल्थ इंश्योरेंस का वीडियो है, मैं लिंक दे दूंगा, उसको देख लीजिए। उसमें ये बात मैंने छोटा सा इसमें हिंट किया है कि भाई शुरू IRDA है रेगुलेटर, उसकी रिपोर्ट उठाइए। जो शुरू की टॉप 5 या 10 कंपनियां हैं वो टॉप ही कंपनी है। वो इस साल भी टॉप थी, पिछले साल भी टॉप थी, 5 साल पहले भी वही टॉप थी। उस 10 में से कोई सा ले लो यार, सब बढ़िया है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका, कभी भी याद रखिए, कभी भी क्लेम इसलिए रिजेक्ट नहीं होता है कि उसका कॉर्पस आपने 5 करोड़ का क्लेम ले लिया और कंपनी राइट करने के बाद कहा कि नहीं ये 5 करोड़ का क्लेम है इसलिए हम देंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्लेम 2 चीजों से केवल रिजेक्ट होता है। नंबर 1, आपने देते समय इंफॉर्मेशन छुपा दी, कोई बीमारी नहीं बताई। ये एक ऐसी चीज है जो 100% से मतलब बहुत से लोग करते हैं, ये मुझे पक्का पता है। और अंत मोमेंट पे यही फंसता है, यही जो पेच है ना, यही जाके आपको 20 साल बाद जब आपको जरूरत होगी ये छोटी सी चीज आपको गड़बड़ करेगी। आप लाइफ स्टाइल, आपको डिजीज है, लाइफ स्टाइल में कुछ ऐसी चीजें, आप स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वगैरह वगैरह चीजें आपको डिस्क्लोज करनी है। इवन इफ यू आर ओकेजनल ड्रिंकर, आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। 21 साल तक आपके हेयर सैंपल से पता लग जाता है कि आप ड्रिंक किया है, करते हैं, नहीं करते हैं। तो उसके चक्कर में रहिए कि आपने छोड़ दिया है, कर दिया है, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 500 रुपये ओवरलोडिंग लगेगी, 200 रुपये ओवरलोडिंग लगेगी, यू विल बी सेफ फॉर लाइफ। ये पहली चीज। दूसरी चीज कि आप इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं करते। मान लीजिए आपको ओवर द टाइम, आपने इंश्योरेंस लेते समय तो ठीक थे आप, 5 साल बाद आपको कोई बीमारी हो गई, आपने अब वो नहीं किया, आपने इन्फॉर्म नहीं किया जो भी आपको कंपनी, जो इसने भी आपको, जो इंश्योरर है जिसने भी आपको इंश्योर किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यही 2 ही रीजन है, तीसरा कोई रीजन नहीं है। इसी 2 रीजन पे आपको पकड़ा जाता है। 99% लोग जो भी फंसते हैं इसी रीजन से ही फंसते हैं, और फिर उनके पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। वो जो सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस था वो तो सारे पैसे चले गए, और बताओ कोई क्लेम ही पास नहीं होने वाला है। तो इसी सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। बाकी इसमें ऐसे कोई बुरा नहीं है, लेना सबको चाहिए। मैंने कहा ना, ट्रायंगल है, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, ये 3 चीजें तो रखनी चाहिए। ये तो बेसिक सिक्योरिटी है, उसके बाद आप फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। ये प्रॉब्लम ये है कि सबको चौथी मंजिल पर सीधे कूद जाना है बिना पहली मंजिल दूसरी मंजिल चढ़े हुए। उस बात का ध्यान रखिए। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, कुछ एक अच्छी टिप्स मिली होंगी, कुछ एक अच्छे हैक्स पता चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।